अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूँ ज्योति मलिक, रेडियो उड़ान पर एक नए सेगमेंट के साथ। जी हाँ लिसनर्स, जैसे कि आपने रेडियो उड़ान पर पहले भी बहुत से ऐसे सेगमेंट्स सुने होंगे, जैसे आरटीआई आरजे अमित भट्ट के साथ, और इसके अलावा एंड्रॉइड पर सुनील संगतानी जी ने भी एक सेगमेंट पेश किया था। तो कुछ इसी ही प्रकार का एक और सेगमेंट जो कि बैंकिंग पर आधारित है, मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने। इस सेगमेंट में जो कि बैंकिंग पर आधारित है, हम हमारे एक्सपर्ट से बैंकिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे जो कि हमारे लिसनर्स के द्वारा ही हमें भेजे गए हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत से ऐसे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं जो कि बैंक्स में या तो जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं। बहुत सी समस्याएं हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि बैंक में कार्य किस प्रकार से किया जाए और कौन से कार्य ऐसे हैं जो एक विजुअली इम्पेयर्ड दृष्टिहीन व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम स्क्रीन रीडर के साथ यूज कर सकते हैं। बहुत से सवाल ऐसे हैं। तो आज हमारे एक्सपर्ट, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है जिंदगी में, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ असिस्टेंट मैनेजर कार्यरत हैं, उनसे हम कुछ सवालात करेंगे। चलती हूँ हमारे एक्सपर्ट की ओर, मिस्टर राहुल गंभीर। जी हाँ लिसनर्स, तो आज मेरे साथ हमारे बैंक से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर राहुल गंभीर जी स्टूडियो में हाजिर हैं। जी सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप अपने बारे में कुछ लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और आपकी कुछ अचीवमेंट्स और। जी, मेरा नाम राहुल गंभीर है और मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर कार्यरत हूं। और मुझे बैंकिंग सेक्टर में काम करते हुए लगभग आज 5 साल हो गए हैं। 2 साल मैंने क्लेरिकल में जॉब किया, जो कि देना बैंक के साथ 2009 से लेके 2011 तक का टेन्योर था। उसके बाद 2011 में मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पीओ का जो एग्जाम होता था इंडिविजुअल बैंक्स का, वो लिखा और मेरा सिलेक्शन काफी बैंकों में हुआ, जिसमें से मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपना अगला एम्प्लॉयर चुना। जी सर, तो मैंने सुना है कि आपने कुछ वर्कशॉप्स भी की हैं बैंक्स पर। जी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली स्टेट ब्रांच के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जो एजुकेशन हुई है वो एनएबी के थ्रू ही हुई है। एनएबी मेरा रिसोर्स सेंटर था और वही कारण है कि आज भी मैं एनएबी दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ काफी वर्कशॉप्स करता रहता हूँ, जिसमें से कुछ वर्कशॉप्स की हैं, जैसे कि बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी की वर्कशॉप, जिसमें बैंकिंग के जो विभिन्न माध्यम हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, इन सब चैनल्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में हम लोगों को समझाते हैं और डिस्कशंस करते हैं, इंटरैक्शंस करते हैं। दूसरा, बैंकर्स के लिए जो कि अभी बैंकों में नौकरी कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी एक वर्कशॉप की थी, जिसमें उनको हमने क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्या काम वो कर रहे हैं, आपस में बातचीत करने के लिए सबको बुलाया था और अपने अनुभव बांटे सबने और उसके हिसाब से सबको गाइड किया गया। अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे से गाइडेंस ली। तो ऐसे कुछ वर्कशॉप्स मैंने एनएबी दिल्ली के साथ किए हैं। जी सर, अब मैं चाहूंगी कि कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाएं। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि शुरुआती तौर पर बैंक्स में नियुक्ति किस पद पर होती है? जी, बैंकों में जो नियुक्ति आजकल हो रही है वो ज्यादातर अनुमन
दो पदों पर सबसे अधिक हो रही है, वो है क्लेरिकल और दूसरा है ऑफिसर, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के नाम से भी जानते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को कुछ बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से भी बोलते हैं। तो IBPS वो संस्था है जो कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू आयोजित करता है, और उस इंटरव्यू और रिटन एग्जाम में पास होने के बाद कैंडिडेट से उनके चॉइसेस के उनको बैंक डेजिग्नेट किया जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि क्लैरिकल और प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर ज्यादातर लोग कार्यरत होते हैं। जी, तो इसके अलावा मैनेजर के पद पर भी एक विजुअली इम्पेयर्ड का स्कोप है। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट और मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पद पर भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति बिल्कुल जा सकता है, और दृष्टिबाधित व्यक्ति बिल्कुल सेलेक्ट भी हुए हैं IBPS के प्रोसेस में। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक बैंक किस प्रकार से अपने चुने हुए स्टाफ को इस योग्य बनाता है कि वो बैंक के सिस्टम और कार्यविधि से परिचित हो सके? बहुत बढ़िया सवाल। नियुक्ति के बाद पहला सवाल यही उठता है कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि बैंक के सिस्टम में या जिस संस्था में हम काम करने जा रहे हैं उस संस्था को समझना और उसमें क्या क्या काम होता है वो हमको समझ लेना बहुत जरूरी है। बैंक इस दिशा में आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जो कि जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और क्लर्क्स बैंक्स में ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें ज्वाइनिंग उनकी ट्रेनिंग कॉलेज में करवाई जा रही है। वहां पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, बैंक के बारे में बताया जाता है। ये जो जानकारी है ये सभी बैंकों के ऊपर लागू नहीं होती है, लेकिन अधिकतर बैंकों में ये देखा गया है कि नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग कॉलेज में बुलाया जाता है और 15 से 20 दिन या हफ्ता 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। जहां पर ट्रेनिंग नहीं मिलती शुरुआती दौर में, वहां पर बैंक में पहले ब्रांच या रीजनल ऑफिस या किसी भी कार्यालय में दृष्टिबाधित या किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, और उसके बाद उन्हें थोड़े समय बाद एक ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट किया जाता है या उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग सभी इम्प्लॉइज को बैंक शुरुआती दौर में या चंद महीनों बाद देते हैं। जी सर, मेरा अगला सवाल वैसे यही था कि क्या एक दृष्टिहीन कर्मचारी को बैंक द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग्स में भाग लेने का अवसर दिया जाता है या नहीं? तो मुझे लगता है बिल्कुल दिया जाता है, और आपको बिल्कुल ठीक लगता है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को शुरुआती तौर पे हर वो सुविधा प्रोवाइड की जाती है, हर वो सुविधा दी जाती है जो कि एक दृष्टिवान व्यक्ति को मिलती है, और उन्हें सारी ट्रेनिंग्स में, शुरुआती दौर की इंडक्शन ट्रेनिंग्स में भाग लेने का मौका पूरी तरह दिया जाता है। जी सर, तो हमारा ये सवालों का सिलसिला इसी तरह से ही जारी रहेगा। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, और इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ। हमारे एक्सपर्ट जो कि है राहुल गंभीर और बहुत ही अच्छे ओहदे पर बैंक में, यूनियन बैंक में जॉब कर रहे हैं, इनसे हम और बातचीत करेंगे। आप कहीं भी मत जाइएगा, मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण विश्व से आए हुए 80 से 100 पीड़ित असहाय निःशक्त बंधु बांधवों के प्रतिदिन निःशुल्क ऑपरेशन किए जाते हैं, जो चारों हाथ पैरों पर चलकर आते हैं। वे शल्य चिकित्सा के बाद दोनों पैरों पर चलने लगते हैं। तन से समर्थ होने के बाद निःशक्त बंधुओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण, सुथारी प्रशिक्षण एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न कंपनियों और संगठनों में जॉब दिलवाई जाती है। छोटा मोटा व्यवसाय खुलवाते हैं। वर्ष में 2 बार निःशुल्क निःशक्त सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर उन्हें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाती हैं।
जी हाँ लिसनर्स, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी बातचीत हो रही है हमारे एक्सपर्ट राहुल गंभीर के साथ, जो कि हमें बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर में क्या फर्क होता है? देखिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंकों में इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक अफसर बैंक में नियुक्त होता है तो 2 साल के लिए वो प्रोबेशन पे रहता है। तो 2 साल का जो दौरान होता है जब तक वो प्रोबेशन में है, उसे प्रोबेशनरी ऑफिसर कहा जाता है। जैसे ही प्रोबेशन का समय खत्म होता है, उसके बाद उसे सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का ओहदा मिल जाता है। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वर्तमान समय में जैसे हमारे बहुत से साथी बैंक्स में नियुक्त हो रहे हैं, ऐसे कौन से काम है जो उन्हें सौंपे जाते हैं? बैंक में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक का फंक्शन क्या है। एक बैंक का जो फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है, वो है लोगों से पैसा जमा करवाना और उसे वापस लेंड करना, यानी कि लोन देना। जी। तो ये जो प्रोसेस है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, इस प्रोसेस में जो काम होते हैं वो सब काम सौंपे जाते हैं बैंक के अधिकारियों को। अब इसमें क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि डिपॉजिट लेने के लिए कैश काउंटर होता है, फिर उसके बाद उस कैश की एंट्री होती है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसकी सेफ कीपिंग होती है, और लोन्स के लिए उनकी प्रोसेसिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये सब कुछ काम अधिकारियों को सौंपे जाते हैं। अब ये जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मार्केटिंग करने की भी जरूरत होती है। तो मार्केटिंग का भी काम बैंक के अधिकारियों को सौंपा जाता है। जी सर, खास तौर पर बैंक ब्रांचेस में ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक दृष्टिहीन व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं? दृष्टिहीन व्यक्ति आजकल के बदलते बैंकिंग परिवेश में, जहां पे सूचना एवं प्रौद्योगिकी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। तो उसकी मदद से दृष्टिहीन काफी काम कर पा रहे हैं, और उनमें से कुछ काम जो कि दृष्टिबाधित व्यक्ति आजकल बैंकों में कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो काम होता है वो लोग एक हेल्प डेस्क, यानी कि एक इंफॉर्मेशन डेस्क को मैनेज करना, जहां पे एक दृष्टिहीन व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, कोई भी बैंक का अधिकारी ग्राहकों की जरूरतों को समझता है और उनको उसके अनुरूप समाधान बताता है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई बैंक ब्रांच में आया कि मेरे पास 50,000 रुपया है और मुझे इसे बैंक में जमा करना है और मुझे इस पे कितना ब्याज मिलेगा, या मैं अगर 50,000 रुपये जमा कराऊं तो 1 महीने बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा, क्या आपका बैंक क्रेडिट कार्ड भी देता है, मैं डेबिट कार्ड कैसे ले सकता हूं? तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो कि जिनके समाधान मे आई हेल्प यू पर बैठकर एक व्यक्ति दे सकता है। जी। दूसरा, बैंकों में अलग अलग काउंटर होते हैं, जैसे कि खाते में पैसा जमा कराने के लिए एक अलग काउंटर, खाते में से पैसा निकालने के लिए एक अलग काउंटर, डेबिट कार्ड इशू कराने के लिए एक अलग काउंटर, या कोई नया अकाउंट खुलवाने के लिए भी एक अलग से काउंटर बना होता है। तो कहां पर कौन सी सुविधा मिलेगी, उसकी जानकारी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो कि मे आई हेल्प यू डेस्क या हेल्प डेस्क संभाल रहा है, वो बता सकता है। अब जी। ये सब सेवाएं लेने के लिए एक बैंक का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भी होता है, फॉर्मेट भी होता है। तो उस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, जहां एक दृष्टिहीन व्यक्ति जहां बैठा है, वो अपनी टेबल पे वो फॉर्म्स रख सकता है और जैसी जरूरत है ग्राहक की, उसको फॉर्म दे सकता है। बिल्कुल सही। जी। अभी बैंक के सर्विस चार्जेस होते हैं, जैसे कि अगर आप लोन लेते हैं, आपको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, तो
उसके लिए कुछ सर्विस चार्ज होगा। अब उसकी जानकारी ग्राहक को कहां से मिले, तो ये जानकारी एक दृष्टिहीन व्यक्ति बहुत अच्छे से दे सकता है। बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने की भी जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पे आपका जैसे बैंक में खाता है, सेविंग्स बैंक खाता जी। अब इसके साथ आपको बैंक क्या क्या सेवाएं दे सकता है, वो है एक डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी कि आप घर पे बैठ के अपने बैंक के खाते को मैनेज कर सकती हैं। तो इन सब की जानकारी और इन सब प्रोडक्ट्स को कस्टमर को बताना, इसे कहते हैं मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स। दूसरा उदाहरण है कि आप खाता धारक हैं और आप ब्रांच में आई हैं और आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई कार लोन या कोई हाउसिंग लोन या कोई पर्सनल लोन की जरूरत है, तो ये भी मार्केटिंग कहलाता है। ये काम भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति बहुत ही खूबसूरती से कर सकता है जी। अब जो खाता धारक होते हैं उनको समय समय पर अपने खाते की स्टेटमेंट चाहिए होती है। जिसको सेविंग्स बैंक अकाउंट, जो बचत खाता धारक होते हैं, उनको एक पासबुक मिलती है और उसमें वह एंट्री कराकर अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपडेट करवा सकते हैं समय समय पर जी। अब वह व्यक्ति जिसके खाते में डेली 50 से 60 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मान लीजिए एक दुकानदार है, उसका एक करंट खाता है ब्रांच में और उसने माल जो खरीदा और जो बेचा और जो उसकी पेमेंट आई अपने ग्राहकों से, उस कारणवश उसके अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए उन अकाउंट्स में स्टेटमेंट जनरेट की जाती है। तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति वो स्टेटमेंट जनरेट कर सकता है। जी जी सर, इसके अलावा और भी कुछ काम जिस तरह से जैसे कि मैंने भी सुना है कि कुछ एंट्रीज वगैरह भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कर सकता है। जी बिल्कुल। पासबुक एंट्री के बारे में मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट जनरेशन के बारे में बताया, मार्केटिंग के बारे में अभी मैंने आपको बताया जी। तो ये कुछ काम मे आई हेल्प यू डेस्क या ग्राहक सेवा डेस्क मैनेज करने का मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ काम है जो ब्रांच लेवल पे एक दृष्टिबाधित व्यक्ति बहुत अच्छी तरह कर सकता है। इसके अलावा अगर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को लोन डिपार्टमेंट में रखा जाए, पोस्टिंग मिले, तो वहां पर भी उसकी सेवाएं बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। जैसे कि जब ग्राहक लोन के लिए अप्लाई करता है और लोन सैंक्शन होने में काफी समय लगता है, लोन किस स्टेज तक पहुंच चुका है, प्रपोजल जो अर्जी है वो कहां तक पहुंच चुकी है और कितना समय और लगेगा, इसके बारे में विवरण एक दृष्टिबाधित व्यक्ति ग्राहक को दे सकता है। जी सर। अब ये बात हुई जो कि नए कस्टमर्स हैं जो लोन लेने आए हैं। अब कुछ मौजूदा कस्टमर्स भी होते हैं, मौजूदा ग्राहक भी होते हैं जिन्होंने लोन ले लिया होता है। तो उनके खाते में कितनी किस्त है, कितना ब्याज लग रहा है, लोन कब खत्म हो रहा है, अगर कोई किस्त छूट गई है तो कितना ओवरड्यू अमाउंट है जो जमा कराया जाए और खाता ठीक हो जाए, ये सब भी जानकारी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने बैंक के ग्राहकों को आराम से दे सकता है। जी सर। अब कुछ खाते ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही एनपीए हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम बैंकिंग में उन्हें कहते हैं। जी सर, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो खाते होते हैं, मैं आपको बहुत ही बेसिक सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपने बैंक से एक लोन लिया और आप 2-3 महीने किस्त जमा नहीं करा पाए जी। तो 3 महीने लगातार अगर आप किस्त जमा नहीं कराती हैं तो खाता एनपीए हो जाता है, जिसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो हम 4 महीने बाद अगर कोई व्यक्ति आता है कि मेरे अकाउंट में कितना मैं जमा कराऊं कि मेरा अकाउंट जिससे कि ठीक हो जाए, रेगुलर हो जाए, तो दृष्टिबाधित व्यक्ति
अपने सॉफ्टवेयर की मदद से ये चेक कर सकता है और स्क्रीन रीडर जॉज या एनवीडीए की मदद से चेक करके ग्राहक को जानकारी दे सकता है। जी सर, इन स्क्रीन रीडर्स के साथ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को किस तरह से चलाया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी। उससे पहले मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसे कि हम देखते ही हैं बैंक्स में कि जो बैंक के अधिकारी हैं उन्हें कुछ लेटर्स भी सेंड करनी होती हैं, तो मेरे ख्याल से ये काम भी एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन बहुत इजीली कर सकता होगा। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, एकदम ठीक आपने पहचाना। बैंक अपने ग्राहकों से बातचीत करने के लिए चिट्ठियों के माध्यम से बात करता है, और आजकल जब सूचना एवं प्रौद्योगिकी के दौर में ईमेल्स का भी काफी हद तक यूज किया जाता है। तो अब चिट्ठियां किस तरह कौन कौन से ग्राहकों को भेजी जाती हैं? रेगुलर अकाउंट होल्डर्स हैं, उन्हें बैंकों के अलग अलग नए मान लीजिए कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ बैंकिंग में, तो उसके बारे में बताने के लिए चिट्ठियां भेजी जाती हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि किसी के खाते में कुछ पैसा कम आने की वजह से अकाउंट ठीक नहीं चल रहा है, तो ओवरड्यू अमाउंट कस्टमर को याद दिलाने के लिए चिट्ठियां भेजी जाती हैं। तो इन कामों में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस यूज करके टाइपिंग अगर कोई जानता है तो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जी सर, इसके अलावा कोई और कार्य है जो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कर सकता है बैंक्स में? बिल्कुल, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कैसे इस्तेमाल करनी है ग्राहकों को सिखा सकता है, और जो आजकल उपकरणों का जो प्रयोग होता है बैंकिंग में, उनके वेंडर्स को कांटेक्ट कर सकता है कि अगर कोई उपकरण खराब हो गया है तो उसको ठीक कराने के लिए बार बार बातचीत, फॉलोअप, ईमेल, कॉल करने की जरूरत होती है। और साथ ही साथ एटीएम, अगर ब्रांच का एटीएम ठीक नहीं चल रहा है तो उसको वो भी ठीक कराने के लिए ऑफिसेस, हायर ऑफिसेस से बातचीत कर सकता है। और जो हायर ऑफिसेस से ईमेल्स आती हैं, जैसे कि रीजनल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस से जो ईमेल्स आती हैं, उनके जवाब दे सकता है। और ईमेल मैनेजमेंट, जी हाँ, ईमेल्स को एक जगह इकट्ठा करके रखना और ब्रांच के अलग अलग अधिकारियों को वो ईमेल के बारे में बताते रहना और उनसे इंफॉर्मेशन जुटाना, वो जुटा के अपने सेंट्रल ऑफिस या अपने रीजनल ऑफिस को भेजना, ये काम भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कर सकता है। सर, बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जो एक विजुअली इम्पेयर्ड बैंक्स में जॉब करते हुए कर सकता है। आपने बहुत ही डिटेल से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं चलती हूँ अगले सवाल की ओर। सर, क्या आप कुछ लोगों की उदाहरण दे सकते हैं जो इस तरह से कार्यरत हैं बैंक्स में? जी, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो कि अपने अपने कार्यस्थल पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शुभम गुप्ता का उदाहरण देना चाहूंगा, जो कि लोन प्रोसेसिंग वाले सेल में काम कर रहे हैं, और जो काम मैंने आपको लोन से संबंधित ऊपर बताए थे वह काम वो बखूबी निभा रहे हैं। दूसरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उमंग, जो कि एक ब्रांच में, दिल्ली की एक ब्रांच में कार्यरत है, वह पासबुक एंट्री, स्टेटमेंट प्रिंट करने का, कस्टमर्स की क्वेरीज को जवाब देने का काम बखूबी निभा रहे हैं। यूसुफ मोहम्मद, जो कि दिल्ली की एक ब्रांच में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही पोस्टेड है, वह भी पासबुक एंट्री और स्टेटमेंट्स इशू करने का काम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। दूसरा, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक के अलावा अगर मैं बताऊं आपको, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मांडवी गर्ग हैं, जो कि हरियाणा की एक ब्रांच में कार्यरत हैं, और वह भी काफी अच्छी तरह काम कर रही हैं। दूसरा, दिल्ली में अदिति बुटानी एक ब्रांच में हेल्प डेस्क और साथ ही साथ अकाउंट ओपनिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड इशू करने का काम बहुत अच्छी तरह कर रही हैं। जी सर, और सबसे बड़ी एक एग्जाम्पल आप भी हैं,
जो कि लिसनर्स जानते ही हैं, आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। जी, मैं ब्रांच लेवल पे नहीं, मैं रीजनल ऑफिस में पोस्टेड हूँ। तो ये जो मैंने Okay. आपको उदाहरण दिए, ये ब्रांच के बारे में थे, जो कि ब्रांच लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। जी, उन तमाम योग्यताओं के बारे में बताइए जो ब्रांच लेवल पर कार्य करने के लिए जरूरी होती हैं। जी, ब्रांच जो काम हमने डिस्कस किए या जिन लोगों के बारे में अभी मैंने आपको बताया, वह क्या उनके अंदर क्षमताएं हैं, किन क्षमताओं का वो इस्तेमाल करके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड। जी, आप सीखने की एक इच्छा और एक सकारात्मक रवैया अगर आपके अंदर होगा तो आप बहुत से काम कर पाएंगे। बिल्कुल सही सर। दूसरा, दृष्टिहीन अगर व्यक्ति आप हैं तो आपको कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए स्क्रीन रीडर की जरूरत होती है। तो स्क्रीन रीडर की एक अच्छी नॉलेज बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग जॉज, एनवीडीए या विंडोज, जो भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, उसके ऊपर एक कमांड बहुत जरूरी है। जी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्राहक सेवा देनी है आपको, लोगों से बातचीत करनी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको बैंकिंग में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगी। टाइपिंग स्किल्स, हम बात कर रहे थे चिट्ठियां लिखने की, जी सर। कस्टमर्स को लेटर्स लिखने की, इंटर ऑफिस आपस में, अलग बैंक की अलग अलग शाखाओं में या रीजनल ऑफिस में कुछ चिट्ठियां आती हैं, उनका जवाब देना। अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। जी, बैंक के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में जान इकट्ठे करते रहना। जैसे कि एक सेविंग्स बैंक अकाउंट में डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को समझा सके। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आप लोगों को समझा सकें। तो इन सब प्रोडक्ट्स को आप खुद यूज करें और जिससे कि आप कस्टमर्स को समझा सके। तो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बैंक प्रोडक्ट्स एक बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पर एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं या बैंक ज्वाइन करने वाले हैं, उनके बैंक की एक वेबसाइट होती है, हर बैंक की एक वेबसाइट होती है। तो उस वेबसाइट को रेगुलरली पढ़ते रहें, उस वेबसाइट को रेगुलरली पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। बैंक के जो हायर ऑफिसेज हैं वो अपनी जो बात पहुंचाते हैं सभी शाखाओं तक, वो एक सर्कुलर के थ्रू पहुंचाते हैं। उन सर्कुलर्स को आप पढ़ें, जो कि बैंक के इंट्रानेट जो कि बैंक के अंदर ही वेबसाइट खुलती है, उस वेबसाइट पर वो सर्कुलर्स उपलब्ध रहते हैं। जी सर, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर हम कार्य करते हैं तो उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी और टीम वर्क को समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो बैंक में ये चीज कहाँ तक लागू होती है? बिल्कुल मैम, बैंक में किसी भी काम का एक प्रोसेस होता है। जी, उन प्रोसेसेस को समझना, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप ब्रांच में जाती हैं और अगर आपको अपने खाते में से पैसा निकालना है तो सबसे पहला काम आप क्या करती हैं? बिल्कुल फॉर्म फिल करती हूँ। फॉर्म, बिल्कुल विड्रॉल फॉर्म फिलअप करती हैं। जी, फिर उस विड्रॉल फॉर्म को आप एक काउंटर पर लेके जाती हैं। जी, तो वो एक प्रोसेस है। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस को समझना, ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको डेबिट कार्ड चाहिए। अब वो डेबिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहला काम, जैसा कि आपने मुझे डिपॉजिट के लिए बताया था कि आपको फॉर्म फिल करना होता है। जी, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एक अगले काउंटर पे जाते हैं और आप अपना फॉर्म दे देते हैं। तो जी, डेबिट कार्ड के लिए भी ऐसे ही है कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं और उसके बाद आप डेबिट कार्ड लेते हैं। अब उस डेबिट कार्ड को चालू करने का क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी को अपना खाता बंद करवाना है, जी, उस खाता बंद कराने का क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, वह आप अगर जानेंगे, समझेंगे तो आप
ग्राहक को बेहतर सेवा प्रदान कर पाएंगे। अब जी। दूसरा जो आपने मुझे बोला कि टीम वर्क तो किसी भी काम में, किसी भी संस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि आप विभिन्न लोगों के साथ, आपके आसपास 10-12 लोग हैं जिनके साथ मिल के आप काम करते हैं। तो आपको लोगों को समझना, अपने सहकर्मियों को समझना, उनकी जरूरतों को समझना और उनको मदद करना, यही एक सर्विस सेक्टर में प्राइम कंसर्न होता है। और अगर आप ये 2-3 चीजें अच्छी तरह समझ लेते हैं और आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाता है अपने सहकर्मियों के साथ, तो वो बहुत बढ़िया टीम वर्क कहलाता है और आप मिलकर ग्राहक को बहुत बढ़िया सेवा दे सकते हैं। खासकर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी अपने सहकर्मियों की जरूरत होती है, पड़ती रहती है। जी। तो अपनी डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टीम वर्क, एक्स्ट्रा कॉपरेशन अपनी तरफ से करना होगा। तो सहयोग आपको तभी मिलेगा दूसरों का जब आप खुद सहयोग करेंगे। जी, तो बहुत अच्छा समझाया आपने। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लिसनर्स को एक म्यूजिकल ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगी आपसे कुछ बैंक में यूज की जा रही एप्लीकेशंस के बारे में और उनकी स्क्रीन रीडर्स के साथ एक्सेसिबिलिटी के बारे में बातचीत करने के लिए। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। के सजन सावन में सागर किनारे जा मैं हूँ क्या। समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए लेना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो और हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं स्पेशल सेगमेंट ऑन बैंकिंग। मेरे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट राहुल गंभीर। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगी बैंक्स में यूज की जा रही कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन एप्लीकेशन क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में CORE जो है वह है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन हमें, जैसा कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, कि एक सेंट्रलाइज सर्वर से इंफॉर्मेशन जुटाने का जो जरिया है वह कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की मदद से जो काम हमने ऊपर डिस्कस किए, जिनके बारे में बातचीत की, वो सारे काम किए जा सकते हैं। बैंक की किसी भी शाखा में कहीं पे भी बैठ के, किसी भी बैंक के ऑफिस में कहीं से भी किसी भी अकाउंट की जो जानकारी आपको मिलती है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन से ही मिलती है। जी, सभी बैंक सेम कोर बैंकिंग सोल्यूशन एप्लीकेशन ही यूज करते हैं? जी नहीं, हर बैंक कुछ अलग कोर बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करता है। उदाहरण के तौर पे अधिकतर कुछ बैंक्स, 6-7 बैंक मैं बोलूंगा, 6-7 बैंक पिनाकल यूज करते हैं, कुछ बैंक्स फ्लेक्स क्यूब यूज करते हैं और कुछ बैंक्स बैंक लिंक्स करके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबका काम एक ही है
कि उस बैंक के बैकएंड सर्वर से इंफॉर्मेशन जुटाना। जी, तो सर जिस बैंक में आप कार्यरत हैं वहाँ किस सॉफ्टवेयर को यूज में लाया जाता है? जिस बैंक के साथ मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहा हूँ, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम फिनैकल को CBS एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सर आप बैंक में कार्य करने के लिए कौन सा स्क्रीन रीडर यूज करते हैं? मैं बैंक में काम करने के लिए जॉस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जहां पर आप इस वक्त कार्य कर रहे हैं वहां पर फिनैकल सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है एज अ CBS। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये फिनैकल सॉफ्टवेयर कितने हद तक एक स्क्रीन रीडर के साथ एक्सेसिबल है? फिनैकल सॉफ्टवेयर जॉस के साथ बहुत ही बेसिक लेवल पे एक्सेसिबल है, बहुत ही बेसिक लेवल पे। देखिए, फिनैकल सॉफ्टवेयर जॉस के साथ बहुत ही कम एक्सेसिबल है, मैं इतना आपको बोलना चाहूंगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में फिर ये आया होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इतने काम बैंक में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे कर लेता है। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि पहले आपने काफी कुछ मेंशन किया कि इन सॉफ्टवेयर्स के जरिए से हम काफी इंफॉर्मेशन अपने ग्राहकों को दे सकते हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? जी, तो ये जो सॉफ्टवेयर है फिनैकल जॉस के साथ, इसको सीखने के लिए आपको पहले किसी की मदद चाहिए होगी, और एक बार अगर आपको कोई समझा देगा, एक बार आपको कोई ओरिएंटेशन दे देगा उस सॉफ्टवेयर का, तो आप जो मैंने आपको अभी जो हमने आपको थोड़ी देर पहले हमने जो बातचीत की कि क्या क्या काम हो सकते हैं, तो उसकी मदद से आपका काम कर पाएंगे। फिनैकल में कुछ मेन्यूज हैं जो कि HTML बेस होते हैं। HTML बेस मेन्यू बिल्कुल एकदम वेबसाइट की तरह खुलती हैं। वह मेन्यूज जॉस के साथ काफी हद तक एक्सेसिबल है, और काफी जानकारी हमें उन मेन्यू से भी मिल जाती है। जी सर, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि कुछ और भी एप्लीकेशन है जैसे फ्लेक्स क्यूब या फिर बैंक लिंक्स, क्या ये सब एप्लीकेशंस भी एक स्क्रीन रीडर के साथ इसी तरह से ही एक्सेसिबल हैं? फ्लेक्स क्यूब और बैंक लिंक्स के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे वही बात शेयर करूंगा जो कि मेरे दोस्तों ने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया है। बताया जाता है कि फ्लेक्स क्यूब और बैंक लिंक्स में आपको इंफॉर्मेशन उसी रूप में मिलती है जैसे कि आप वेब पेजेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो हाँ, कुछ हद तक ये सॉफ्टवेयर फिनैकल से ज्यादा एक्सेसिबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, बैंकिंग सेगमेंट के फर्स्ट एपिसोड में राहुल गंभीर जी से हमने बहुत से सवाल किए, जैसे कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किस प्रकार से बैंक्स में कार्य कर सकता है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो वह बहुत आसानी से कर सकता है, और ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन में होनी चाहिए बैंक में कार्य करने के लिए। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हमने बातचीत की जो कि बैंक में काम करने के लिए यूज में लाई जाती है। वह एप्लीकेशंस कितने हद तक स्क्रीन रीडर्स के साथ कंपैटिबल है, कुछ इसी ही प्रकार की जानकारी हमने इनसे ली। इन्होंने हर सवाल का बहुत ही डिटेल से और अच्छे तरीके से जवाब दिया। अगले एपिसोड में हम इनसे बातचीत करेंगे फिनैकल सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ट्यूटोरियल्स हैं या नहीं। वेलकम इंक्लूसिव सीडी जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉइज के लिए लॉन्च की है, यह सीडी कितने हद तक एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को हेल्प कर सकती है। ब्रांचेस के अलावा बैंक में बाकी ऑफिसेज में एक विजुअली इम्पेयर्ड अपनी जॉब को किस प्रकार से हैंडल कर सकता है, और भी बहुत से सवाल होंगे अगले एपिसोड में। आप सुनना ना भूलिएगा बैंकिंग सेगमेंट का सेकंड एपिसोड। अभी के लिए मुझे यानी ज्योति मलिक को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह हमारे एक्सपर्ट राहुल गंभीर जी के साथ मैं आपको मिलूंगी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। नमस्कार।